हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो है, जो हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 12 है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने पहले सवाल के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है। फ्रायड ने इस भावना को क्या कहा है? मूल प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म, अहम भाव या भ्रम? तो क्या होता है, बालक जो है अधिकांशतः अपने आप पर मोहित होता है। जब अपने आप पर मोहित होता है ना, तो इसको कहा जाता है नार्सिसिज्म, जिसमें व्यक्ति अपने रूप, अपने व्यक्तित्व और खुद के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। किशोरावस्था में बालक अपने शरीर, रूप, रंग और व्यक्तित्व के प्रति सचेत हो जाता है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जिसमें जन्मजात व्यवहार प्रवृत्तियां होती है, उसको कहा जाता है मूल प्रवृत्ति। अहम भाव होता है खुद के अस्तित्व की पहचान और भावना से संबंधित। पर जो नार्सिसिज्म होता है ना, फिर उसमें वो अपने आगे किसी और को कुछ समझता ही नहीं है। और भ्रम जो है वो वास्तविकता के विपरीत धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपी विधियों का मापन किससे किया जाता है? केवल चेतन मन से, अर्ध चेतन और चेतन मन का? प्रक्षेपी विधियों में किसका मापन किया जाता है? केवल चेतन मन का, अर्ध चेतन और चेतन मन का, अर्ध चेतन और अचेतन मन का, केवल अचेतन मन का? तो इसका करेक्ट आंसर है अर्धचेतन और अचेतन मन का। प्रक्षेपी परीक्षण में क्या होता है, व्यक्ति को अस्पष्ट चित्र, अधूरे वाक्य और ऐसी सामग्री दी जाती है जिसके आधार पर वो अपनी जो आंतरिक भावनाएं हैं, उसकी इच्छा और व्यक्तित्व को वो निखारता है। ठीक है, उसके बारे में विशेषता को व्यक्त करता है। तो ये चेतन मन के पीछे मौजूद अर्धचेतन और अचेतन मन है, उसकी मानसिक प्रक्रिया को समझने की प्रक्रिया है प्रक्षेपी विधि। चेतन मन में आपका सिर्फ क्या रहेगा, सामने जो है उसके बारे में बात होगी, पर हम चाहते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है वो पता चले, तो वो अर्धचेतन और अचेतन मन से पता चलेगा। नेक्स्ट है, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे। कि बच्चे को बुद्धि लब्धि के आधार पर आपको नहीं बांटना है, तो 4 ऑप्शंस दिया है क्यों नहीं बांटना है। ये अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, विद्यालय के लिए असुविधाजनक है, बच्चे को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, यह बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, ये बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो हमको याद रखना है कि बुद्धि लब्धि जो है वो स्थायी नहीं है। अब बच्चा है, मेंटल एज अपॉन एक आपका क्रोनोलॉजिकल एज होता है ना, तो अब मेंटल एज और एक्चुअल एज उसकी समय के साथ अगर वो परिपक्व होता जाएगा तो मेंटल एज चेंज होगी, एक्चुअल एज चेंज होगी। तो अगर आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा बच्चों को कि इसकी बुद्धि लब्धि इतनी है तो ये इतने के साथ बैठेगा, तो फिर वो अपने ही जैसे वालों के साथ बैठेगा, तो उसके अंदर मेच्योरिटी भी कम आएगी। ठीक है, इसीलिए कभी भी हमको बच्चों को डिवाइड नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि की संकल्पना स्थायी नहीं है, ये सिर्फ चिन्हित करती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उस आधार पर आप उस बच्चे का पूरा फ्यूचर डिसाइड कर दे कि ये हमेशा ऐसा रहेगा। बुद्धि जो है वो अपरिवर्तनीय विशेषता नहीं, अपरिवर्तनीय नहीं है, ये परिवर्तनीय है और स्थिर भी नहीं है, अस्थिर है। अगर आप बच्चे को जिस हिसाब से वातावरण में रखेंगे, बच्चा वैसा ग्रो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह बुद्धि बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, ये सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, तार्किक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, या व्यावहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल किया है। ये क्या करता है, बहुबौद्धिकता को निष्पादित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सामान्य बौद्धिकता बढ़ाकर क्या करेगा, ना ही तार्किक विद्यार्थी बनाता है, बहुबुद्धिता बताता है कि कैसे कैसे लोगों की अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है और उनको किस तरह से वो मदद करती है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होगी? ध्वनि ताल संबंधों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। जो बहुबुद्धि सिद्धांत में ध्वनि ताल वाला है वो सांगीतिक बुद्धि में आएगा। ठीक है, तो ध्वनि ताल शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता जो है वो शाब्दिक बुद्धि में आएगा। दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करना, ये स्थानिक बुद्धि से संबंधित है। संगीत में अभिव्यक्तियों की आवाज के स्तर, ताल और सौंदर्य परक गुणों की प्रशंसा करना, ये संगीत में बुद्धि है। और पैटर्न खोजना और तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता, ये है तार्किक और गणितीय बुद्धि। नेक्स्ट है,
आधुनिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उचित व्यक्तित्व होता है सदैव कर्मठ, विचारशील, भावुक या संवेदीय स्थिर। तो आधुनिक दृष्टिकोण से जो सर्वाधिक उचित व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है? भावात्मक संतुलन को महत्वपूर्ण मानते हैं इसमें। भावात्मक संतुलन किससे संबंधित होगा? इमोशनल वैल्यू से। तो संवेदीय स्थिर, इमोशनल कॉन्स्टेंसी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवेगी रूप से अगर स्थिर व्यक्ति है तो वो हर परिस्थिति में उचित निर्णय लेगा, तनाव का सामना कर सकेगा, सामाजिक संबंधों को संतुलित रखने में सक्षम होगा। सदैव कर्मठ तो क्या है? आप कर्मठता उपयोगी गुण है, पर ये आधुनिक दृष्टिकोण में नहीं है। अकेले सिर्फ कर्मठता होगी पर आप इमोशनल बैलेंस नहीं रख सकते तो आप कोई उचित व्यक्तित्व के नहीं माने जाओगे। विचारशील अच्छी चीज़ है पर भावात्मक स्थिरता से अच्छा कुछ नहीं है इसमें से, और भावुक होना तो आपके निर्णय को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार मन का लघुत्तम उपखंड कौन-सा है? अर्धचेतन, चेतन, अचेतन या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने मानसिक जीवन को चेतन, अर्धचेतन और अचेतन 3 संदर्भ में बताया था। इसमें से जो चेतन मन के विचार होते हैं वो अनुभव और विचार से आते हैं। चेतन मन में हमारे विचार और अनुभव आते हैं। अर्धचेतन मन में क्या रहती है? वो सूचनाएँ रहती है जिसको आवश्यकता पड़ने पर हम लाते हैं, और अचेतन मन होता है जो हमारी दमित इच्छा जो हमारे मन में कभी है पर वो उसका दमन हो चुका है, हमको वो हम कर नहीं सकते इसलिए हम उसको दबा के रखते हैं, तो वो हम कभी बाहर नहीं लाते। ठीक है? तो जो सबसे लघुत्तम उपखंड जो है मन का वो है चेतन मन का। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड के अनुसार एक व्यक्ति का व्यक्तित्व केवल 10% उसके चेतन मन से प्रेरित होता है और 90% है जो कि अचेतन मन में होता है। क्या एक व्यक्ति का वास्तविक व्यक्तित्व वही होता है? कि इस संबंध में मुख्य विचार क्या है? चेतन मन ही व्यक्तित्व का पूर्ण निर्धारक है। अचेतन मन पर व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। व्यक्तित्व केवल बाहरी व्यवहार से निर्धारित होता है। यह व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से कोई संबंध नहीं है। तो फ्रायड ने एक बहुत बड़ी बात कही है, हमने इससे पीछे क्वेश्चन में भी देखा कि लघुत्तम स्वरूप कौन-सा मन होता है? चेतन मन। और उसका जो 90% पार्ट है वो उसके व्यक्तित्व का अचेतन मन में रहता है। तो क्या चेतन मन व्यक्तित्व का पूर्ण निर्धारक हो सकता है? 10% से कैसे पूर्ण निर्धारक होगा? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। अचेतन मन व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, तो ये सबसे सही बात है। सिर्फ बाहरी व्यवहार से या मनोवैज्ञानिक क्रियाओं से संबंधित नहीं होगा। अचेतन मन जो हमारे मन में दबी हुई इच्छाएँ रहती है, कभी जब हमको आवश्यकता पड़ती है, कभी हमको उसके हिंट मिलते हैं ना, तो फिर वो बहुत भड़ से बाहर निकलती है। तो अचेतन मन जो है वो 90% रखता है और 10% जो है हमारा चेतन मन रखता है। तो इसीलिए चेतन मन जो है हमारे व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है, जो निर्धारक है वो अचेतन मन है। हम लोगों के सामने जो पर्सनैलिटी दिखाते हैं ना, वो हमारी बनी हुई पर्सनैलिटी, जो रियल पर्सनैलिटी निकलती है वो हमारी जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम अकेले होते हैं तब निकलती है। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित क्या नहीं है? ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धियों पर केंद्रित है। ये बच्चों को खराब या बुद्धिमान के रूप में चिह्नित करने में उपयोगी होता है। या इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया था। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित क्या नहीं है ये बताना है। तो इस ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या बोल रहा है? बच्चों को खराब या बुद्धिमान के रूप में चिह्नित करने में उपयोगी होता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में ये तो कभी करते ही नहीं है। हम बच्चों को कभी भी बाँटते नहीं हैं, ना ही उनका देखते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या करते हैं? उसके हर पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है कि वो कैसा खेल में है, कैसा पढ़ाई में है, कैसा कला में है, कैसा अलग-अलग इमोशंस शो करने में है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं। इसमें बच्चे को अच्छा या खराब करना नहीं है, बल्कि उसकी शिक्षण पद्धति को सुधार करना है हमको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कक्षा में तरह-तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। ऐसा क्यों? बहुबौद्धिकता को विकसित करने में मददगार है, सामान्य बुद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, तार्किक विद्यार्थी बनाने में मददगार है या व्यावहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तो देखिए, अगर आप तरह-तरह की अध्यापन रणनीतियाँ करेंगे, तो बच्चे जो है क्लास में अलग-अलग बुद्धि और क्षमताओं वाले हैं।
तो सब अपने आप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ़ एक मेथड यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या होगा, बच्चे सिर्फ़ एक ही मेथड के लिए वहाँ पे रिलेट कर पाएँगे और सारी चीज़ें वो अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे। अगर आप सिर्फ़ लेक्चर देने की बजाय क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनके मन में क्या है, कैसा वो सोचते हैं, वो बाहर आएगा। संगीत है, गतिविधि है, चित्र करवाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कराते हैं, तो इससे क्या होता है, अलग-अलग तरह के बच्चों की जो उनके अंदर क्रिएटिविटी है वो बाहर आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुबौद्धिकता को विकसित करने में मददगार है। नेक्स्ट है जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु प्रवृत्ति। फ्राइड के अनुसार किसके प्रतीक है? अनुभव और भावना के, निर्माण और ध्वंस के, ऊर्जा और विनाश के, या इच्छा और अनिच्छा के। तो फ्रायड ने जीवन प्रवृत्ति को एरोस मतलब ऊर्जा और मृत्यु प्रवृत्ति को थैनाटोस मतलब विनाश से जोड़ा है। तो जीवन प्रवृत्ति जीवन, सृजन, संरक्षण की ओर और मृत्यु प्रवृत्ति विनाश और आत्मकता की ओर संकेत करती है। तो थैनाटोस जो है, थैनोस से याद रखेंगे कि उसने चुटकी बजा के सब खत्म कर दिया था। तो जीवन की प्रवृत्ति जो है वो ऊर्जा और मृत्यु की प्रवृत्ति जो है वो विनाश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजमिति विधि के प्रवर्तक कौन है? मुरेनो, बुश्ट, युंग या कैटल? तो समाजमिति विधि का उपयोग किसमें होता है? समूह में व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंध, पसंद, अस्वीकृति और पारस्परिक आकर्षण को समझने के लिए। तो इसके प्रवर्तक कौन है? मुरेनो। ठीक है, कैटल जो है हम जानते हैं कि इन्होंने 2 तरह की बुद्धि दी थी और व्यक्तित्व मापन बताया था। युंग जो है वो मनोविश्लेषणात्मक विज्ञान से जुड़े हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले कारक। बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति और महत्वाकांक्षा ये किस प्रकार के कारक है? सामाजिक है, जैविक है, मनोवैज्ञानिक है या जन्मजात है? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बुद्धि है, अभिरुचि है, अभिप्रेरणा है, तो ये सब मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो इनको मनोवैज्ञानिक कारक माना जाता है। सामाजिक कारक में क्या आ जाएगा? समाज, संस्कृति, परिवार ये सब। जैविक कारक में जो हमारी शारीरिक और आनुवंशिक संरचना रहेगी, ठीक है, और जन्मजात तो जितनी भी चीजें हैं वो हर चीज जन्मजात नहीं हो सकती ना। नेक्स्ट है बाल संभोग परीक्षण में कार्ड होते हैं, किसके कार्ड होते हैं? महिलाओं के, पुरुषों के, जानवरों के, ए और बी दोनों के। तो बाल संभोग परीक्षण जो है ये प्रक्षेपी परीक्षण जो हम करते हैं, जिसमें चित्रात्मक सामग्री देते हैं, उसमें प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हम मनोवैज्ञानिक पक्ष सुनना चाहते हैं। तो इसमें पुरुष और महिला दोनों के प्रकार के चित्रात्मक कार्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बाल संभोग परीक्षण में पुरुष और महिला दोनों के कार्ड होते हैं। नेक्स्ट है बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, किस पर जोर देता है? कि बुद्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो यहाँ तो हम देख सकते हैं कि पहला और दूसरा दोनों गलत है। केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आप कैसे बुद्धि नापेंगे? और दूसरा कि एक आयाम में देख करके सब में आप थोड़ी बोल देंगे। अब सी और डी में से देखते हैं कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है या बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी हमको गलत दिख ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि बुद्धि एकल क्षमता नहीं है, बल्कि हर किसी की अलग अलग तरह की बुद्धि होती है। भाषिक, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, संगीत में, शारीरिक, गति संवेदी, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, ऐसी अनेक प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सा जोड़ा सही नहीं है? स्थानिक बुद्धि, मनोवैज्ञानिक, अंतर्वैयक्तिक विक्रेता, भाषिक खिलाड़ी या शारीरिक गति संवेगात्मक खिलाड़ी। तो यहाँ पे देखिए स्थानिक जो है वो मनोवैज्ञानिक की सही है। स्थानिक बुद्धि में क्या होता है? स्थान, आकृति और दिशा की समझ है। अच्छा सॉरी, सही है पूछा है ना, सही नहीं पूछा है। तो स्थानिक बुद्धि जो रहती है वो आपकी स्थान संबंध से रहती है, तो ये ड्राइवर्स की होती है। अंतरवैयक्तिक अंतरवैयक्तिक जो रहती है, अंतःवैयक्तिक है शायद, नहीं अंतरवैयक्तिक है। अंतरवैयक्तिक में क्या होता है? बुद्धि, विक्रेता की बुद्धि अंतरवैयक्तिक ठीक है, पर अंतरवैयक्तिक व्यक्ति ज्यादातर नेता लोग होते हैं। और ठीक है, इससे क्या रहते हैं? और मनोवैज्ञानिक की होती है जो दूसरों के मन की भावनाओं को समझते हैं। भाषिक खिलाड़ी की तो हो ही नहीं सकती, भाषिक बुद्धि का संबंध तो भाषा से है। तो शारीरिक गति संवेगात्मक खिलाड़ी की सबसे सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, ये तो गलत है। विद्यालयों के लिए सुविधाजनक है, ये भी गलत है। अच्छा ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा कि बुद्धि लब्धि स्थायी नहीं है और बच्चों को चिन्हित कर सकती है।
नेक्स्ट है आपका शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन-सी है? मॉन्टेसरी, खेल, किंडरगार्टन या उपरोक्त सभी? तो शैशवावस्था में क्या होता है, बालक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है, खेल, अनुभव, प्रत्यक्ष सामग्री के माध्यम से। तो इसमें मॉन्टेसरी, खेल विधि और किंडरगार्टन तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है कि कौन-सा आलोचना है मानकीकृत परीक्षण की? कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, ये बच्चों की क्षमताओं पर की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते या मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हो सकते हैं। तो आलोचनाएँ आप देखिए, सामान्य आलोचना नहीं है कि भाषा को समझना मुश्किल है या अमानकीकृत परीक्षण जो है आप बड़ी आबादी पर लागू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। और बच्चों की क्षमताओं की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, ऐसा नहीं है, सीमाएँ रखते हैं पर आपको स्पष्ट तस्वीर दे सकते हैं। पर मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती हो सकते हैं, ये सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अब जिस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, वो उसको ज़्यादा अच्छे से करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आलोचना हो जाएगा। नेक्स्ट है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन-सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार या मेरा प्रिय मित्र? तो नर्सरी में बच्चा जब आता है, तो वो घर से बस आता है, आस-पड़ोस वो देखा होता है, पर जितने अच्छे से परिवार देखा होता है, उतने अच्छे से बाकी कुछ नहीं देखा होता। पड़ोस, विद्यालय और मित्र जो है ये महत्वपूर्ण है, पर परिवार बच्चे का सबसे पास होता है, इसलिए जब आप नर्सरी में शुरुआत करते हैं तो आप परिवार से करेंगे। नेक्स्ट है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। किसमें? बच्चे को सीखने की ज़रूरतों को जानने और उपयुक्त रणनीति का चयन करने में, अवधि के अंतराल पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, या बच्चे की उपलब्धि और प्रगति के स्तर को जानने में। तो सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, ये जब आपको करना है तो आपको याद रखना है कि मूल्यांकन का अलग-अलग उद्देश्य होता है। ये शिक्षक को बच्चों की वर्तमान उपलब्धि, प्रगति, कठिनाई और सीखने की ज़रूरतों की जानकारी देता है। तो सीखने के दौरान और सीखने के बाद दोनों मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप सिर्फ सीखने की ज़रूरत जानना चाहेंगे और उपयुक्त रणनीति बनाना चाहेंगे, तो ये आपको इसका करेक्ट जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है? क्योंकि सीखने का मूल्यांकन भी करना है ना, सीखने के लिए मूल्यांकन में ए सही हो जाता, लेकिन सीखने का मूल्यांकन कि बच्चा कितना सीखा है, ये जब हमको देखना है, तो ये ज़्यादा अच्छा क्या है कि बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को आप जान सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको सबसे उपयुक्त आंसर ढूँढना है। नेक्स्ट है ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता किस बुद्धि के मूल में है? अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, भाषिक या स्थानिक? तो यहाँ पर अगर हमको संगीत में देता ना तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते, क्योंकि यहाँ पे ध्वनि, लय ये सब भी बोला है, पर ध्वनि, लय और शब्दों का अर्थ जो है, इनमें जब देखेंगे तो हमको भाषिक करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अंतर्वैयक्तिक क्या होता है? जिसमें हम दूसरों को समझना चाहते हैं। अंतरावैयक्तिक वो होता है जिसमें हम खुद को समझते हैं और स्थानिक बुद्धि वो होता है जिसमें आपको आकृति, स्थान और दिशा को समझने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और उनके अनेक विशिष्ट क्षमताओं के रूप में बताया? चार्ल्स स्पियरमैन, अल्फ्रेड बिने, थियोडोर साइमन या हार्वर्ड गार्डनर? तो सामान्य बुद्धि को नकारा, स्पियरमैन ने क्या बोला था कि 2 तरह की बुद्धि होती है, जी कारक और एस कारक। तो उन्होंने तो विशिष्ट उपलब्धि नहीं दी। अल्फ्रेड बिने ने क्या किया था? बुद्धि परीक्षण किया था। साइमन और बिने ने मिल के परीक्षण किया था, पर हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत बताया कि बुद्धि एक तरह की नहीं होती, सामान्य प्रकार की बहुत तरह की बुद्धियां होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरों के मनोभाव, स्वभाव और आशय को पहचानता है और उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। कौन सी बुद्धि है वो? अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, स्थानिक या तार्किक, गणितीय? तो क्या बोल रहे हैं, दूसरों के मनोभाव को समझता है तो वो होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और खुद को समझेगा तो वो अंतरा या अंतःवैयक्तिक होती है। स्थान जो है वो जगह, दिशा से संबंधित होगी और तार्किक, गणितीय, गणितीय गणनाओं और तर्क से संबंधित होगी।
नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया या कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो यहाँ पे आप सी और डी में तो कंफ्यूज होंगे नहीं, ए और बी में कंफ्यूज होंगे। तो पाठ्यचर्या जो होती है और पाठ्यक्रम दो चीज होता है। पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है और पाठ्यचर्या पूरा कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, जिसमें जितनी आपकी स्कूल में काम होगा, शैक्षिक अनुभव, गतिविधियां, विषय वस्तु, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सब शामिल होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न में आप रचनात्मक आकलन कर सकते हैं ना, कि बच्चा क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है आप बता सकते हैं। सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल या गृह कार्य। तो रचनात्मक आकलन किसमें नहीं करेंगे, तो किसमें नहीं होगा उचित उपकरण, वो क्या हो जाएगा आपका सत्र परीक्षा। ये क्या होता है, निश्चित अवधि के अंत में हम उपलब्धि मापते हैं, तो ये आपका रचनात्मक नहीं है। रचनात्मक आकलन मतलब फॉर्मेटिव, सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन मतलब जो आप सीखने के दौरान करते हैं, और सत्र परीक्षा जो होती है वो सत्र के अंत में होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रायड के अनुसार मन का लघुत्तम उपखंड कौन सा है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। अर्धचेतन, चेतन, अचेतन या इनमें से कोई नहीं। तो मन का लघुत्तम उपखंड जो है वो चेतन मन है आपका लघुत्तम, और अचेतन मन जो है वो अधिकतम है। 10% चेतन मन में रहता है, 90% अचेतन मन में होता है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है 90% वाला। ठीक है। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है। एडल्ट आयु, गैंग आयु, खिलौने की आयु या उपयुक्त सभी। तो उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वो बाल्यावस्था के आपकी बाद की आयु आती है, जो कि आपकी क्या कहलाएगी, गैंग आयु। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा 2 से 7 साल का रहता है, उत्तर बाल्यावस्था में 7 से 11 साल का रहता है। तो इस एज को गैंग की एज कहा जाता है। खिलौने की आयु जो है वो पूर्व बाल्यावस्था है, और एडल्ट आयु जो है वो आपकी किशोर अवस्था से संबंधित हो जाएगी, और उपयुक्त तो सभी तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है निरंतर और सतत मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक प्रभावी क्या है। तो आकलन सत्र के प्रारंभ में और अंत में करना, तो जब शुरू और लास्ट में करेंगे तो वो निरंतर कहाँ से हो गया, और सतत भी नहीं हुआ, तो ए गलत हो गया। विभिन्न पद्धति के द्वारा बच्चे का आकलन एक समयावधि के भीतर समय समय पर बच्चों की लिखित परीक्षा या केवल बहुविकल्पीय प्रश्न देना। तो यहाँ पर देखिए सी और डी में क्या बोला जा रहा है, समय समय पर अगर लिखित परीक्षा लेंगे तो वो सतत नहीं होगा। ठीक है। और डी नंबर क्या हो जा रहा है, केवल बहुविकल्पी। तो केवल बहुविकल्पी आप नहीं दे सकते, तो केवल वाले ऑप्शन तो गलत ही होते हैं, और सिर्फ लिखित परीक्षा में आप उसका व्यापक मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही इसमें करेक्ट आंसर बनेगा, कि अलग अलग अवसर पर विभिन्न पद्धति के द्वारा आप बच्चे का एक समयावधि के भीतर आकलन करेंगे। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या है, विरोधी है, समानांतर है, समान है या पूरक है। तो वृद्धि जो है वो शारीरिक विकास है, और विकास जो है वो आपका गुणात्मक है। ठीक है। तो वृद्धि जो है उसको मापी जा सकती है, और विकास जो है हमारा मापा नहीं जा सकता। तो वृद्धि और विकास जो है वो एक दूसरे से जुड़े तो है पर एक दूसरे के पूरक है। विरोधी, समानांतर या समान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम युक्तियों के लिए आकलन को दर्शाता है, क्या दर्शाता है। आकलन का प्रयोग शिक्षार्थी और उत्कृष्ट और निष्कृष्ट का थप्पा लगाने के लिए, तो ये तो गलत ही है, आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया जाता है, ये हो सकता है। सी नंबर है अभिभावक और शिक्षार्थियों की उपलब्धि के प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए। तो आपको कभी भी प्रमाण पत्र वाली चीजें अधिगम युक्तियों में नहीं आएगी, ना ही आकलन अधिगम प्रक्रिया के अंत में करना चाहिए। तो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना, जो जो आपको गलत लग रहा है हटाते जाना, तो सही आंसर आपको मिल जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी है। क्या होता है आकलन का मुख्य उद्देश्य, कि शिक्षार्थी कहाँ पर कठिनाई महसूस कर रहा है वो जाने हम, और फिर उसके आधार पर शिक्षण नीतियां बनाएं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कि हम अपनी शिक्षण रणनीति में बदलाव करें। आप कभी भी विद्यार्थी को लेबल नहीं करेंगे कि कौन उत्कृष्ट है कौन निकृष्ट है। सी नंबर जो है उपलब्धि प्रमाण उपलब्ध कराना, आप बता सकते हैं कि बच्चा कैसा है, पर ये उसका आकलन का मुख्य उद्देश्य नहीं रहेगा। ठीक है। और सत्र के अंत में आकलन करना तो कुछ सही है ही नहीं, इसीलिए तो हम समग्र और सतत आकलन की बात करते हैं। नेक्स्ट है बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, ए और बी दोनों या पेस्टोलॉजी।
तो जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स दोनों ने मिलके बालक और मानव प्रकृति से संबंधित विचार दिए, पर पहला जो व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक अध्ययन है वो माना जाता है पेस्टोलॉजी को। पर जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था वो जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने मिलके किया था। जॉन लॉक ने अनुभव और वातावरण के महत्व पर बल दिया और थॉमस हॉब्स ने मानव प्रकृति पर दार्शनिक विचार दिए, और पेस्टोलॉजी ने बाल केंद्रित शिक्षा और बाल विकास के अध्ययन में योगदान दिया। नेक्स्ट है, सीखने के व्यक्तिकरण में सहायता करने वाले आकलन की तैयारी करते समय शिक्षक को किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? समावेशन सुनिश्चित करने के लिए आकलन प्रसार उपलब्ध कराना, आकलन और अभ्यास के बारे में निर्णय लेने में शिक्षार्थियों को शामिल करना, या आकलन की समांतरिक समय और पद्धति की योजना बनाना। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से सही है या तीनों सही है। तो क्या बोला जा रहा है? सीखने के व्यक्तिकरण में सहायता करने वाले आकलन की तैयारी करते समय शिक्षक को किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? तो समावेशन सुनिश्चित करने के लिए आकलन प्रसार उपलब्ध कराना, ये तो सही है। ठीक है, आकलन और अभ्यास के बारे में निर्णय लेने में शिक्षार्थियों को शामिल करना, ये भी बहुत अच्छा है। समान तारीख, समय और पद्धति की योजना बनाना, तो ये गलत है, क्योंकि आप समान एकदम सेम तारीख सभी विद्यार्थियों के लिए रखेंगे तो ये ऐसा व्यक्तिकरण आप नहीं कर सकते। इसलिए ए और बी सही हो जाएगा, सी नंबर जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में बालक के अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक या शारीरिक? तो किशोरावस्था को कहा जाता है तूफान की अवस्था, बदलाव का काल। तो इसमें बच्चे के मानसिक विकास में बहुत चेंजेस होते हैं, तो वो मनोवैज्ञानिक हम अगर उसका अध्ययन करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें वो समाज में भी अलग तरीके से चेंज होता है। अब बच्चा धीरे-धीरे अडल्ट की कैटेगरी में जा रहा होता है, शारीरिक चेंजेस भी उसके आते हैं और मानसिक वो भी बहुत सारे द्वंद से गुजर रहा होता है। तो आप अगर तीनों पक्षों को देख करके मनोवैज्ञानिक अध्ययन करेंगे तो वो सबसे सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की बालिका खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। माता-पिता दोनों खिलाड़ी हैं और उसको नियमित प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमता के विकास में किसका परिणाम होगा? वृद्धि और विकास का, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, आनुवंशिकता और वातावरण का, या अनुशासन और पोषण का? तो यहाँ पर देखिए माता-पिता दोनों खिलाड़ी है, तो आनुवंशिकता से वो खिलाड़ी भी रहेगी और नियमित प्रशिक्षण देते हैं तो वो पर्यावरण का भी असर पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आप ऐसा भी नहीं देखेंगे ना तो विकास में ज़्यादातर प्रभाव आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का पड़ता है, तो भी ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों में उपस्थित वैयक्तिक विभिन्नता को शामिल करने का आधार बन सकती है, क्या बनेगी? शिक्षण के बहुसाधन, आकलन के बहुसाधन, बहु-आकलन, या ए और बी दोनों? तो यहाँ पे देखिए व्यक्तिक विभिन्नता को शामिल करने का आधार शिक्षण के बहुसाधन और आकलन के बहुसाधन दोनों बनेंगे, तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। हर विद्यार्थी की जो सीखने की गति, रुचि, क्षमता, अभिव्यक्ति हर चीज़ अलग होती है, तो शिक्षक को अलग शिक्षा साधनों के साथ अलग आकलन साधनों का भी उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है, कैसा होता है? शिशु जो सीखता है उसको भूल जाता है, सीखने की प्रक्रिया धीमी होती है, तीव्रता होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे तेज़ सीखता है। उसके सामने आप कुछ बोलेंगे और वो उसको पकड़ लिया तो उसको वो भूलता नहीं है। उसके मस्तिष्क में तेज़ी से विकास होता है तो भूलना संभव है ही नहीं, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखता है। भले ही आप उस वक़्त उस चीज़ को नहीं देखोगे पर थोड़ी देर बाद, कुछ दिन बाद देखोगे, वो चीज़ उसके व्यवहार में दिखाई देगी, और धीमी तो होती ही नहीं है। उसकी प्रक्रिया बहुत स्पीड रहती है, तीव्रता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट है, सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक अध्ययन, केवल संकलनात्मक अध्ययन, ना तो संरचनात्मक ना ही संकलात्मक, या दोनों? तो सतत और समग्र है मतलब लगातार और पूरा मूल्यांकन करना है, तो इसमें केवल, केवल और ना तो वाले काट दीजिए, डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन-सी अवस्था बालक का विकास प्रारंभ होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या कोई नहीं? तो बालक का विकास ना तो शैशवावस्था में शुरू होता है, ना बाल्यावस्था में, ना किशोरावस्था में, बल्कि जब वो बन रहा होता है ना बच्चा गर्भ में, तो गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, कोई नहीं, क्योंकि विकास जो रहता है जब बच्चा वो एग और स्पर्म मिलता है ना, तो वहाँ से शुरू हो जाता है बच्चे का विकास जल्दी-जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की विशेषताओं में से एक है बुद्धि, शिक्षा, सामाजिक स्तर, या समायोजन?
तो व्यक्तित्व की आपकी मनोवैज्ञानिक विशेषता एक समग्र संगठन है, तो इसमें व्यवहार, समस्या समाधान सब कुछ आता है। तो जो बुद्धि है ये इसके व्यक्तित्व की विशेषता है, बाकी तीनों जो है वो उसको प्रभावित करती हैं, पर उसको विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है बच्चे के मूल्यांकन के लिए कौन से कारण होने चाहिए? बच्चे को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले और औसत उपलब्धि वाले में अलग-अलग करना, तो मूल्यांकन में आप कभी भी अलग-अलग नहीं करेंगे, ठीक है? कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, तो ये कर सकते हैं। सी नंबर है समय के साथ होने वाले अधिगम परिवर्तनों और प्रगति के बारे में पता लगाना। तो ये उद्देश्य है पर हमको कारण पूछा है तो सी नंबर तो नहीं होगा। डी नंबर है बच्चे की संभावनाओं, सशक्त पक्षों और चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता-पिता के साथ चर्चा करना। तो आप चर्चा करेंगे ये मूल्यांकन का कारण नहीं है। मूल्यांकन का कारण क्या होगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा का समाजीकरण का महत्वपूर्ण पक्ष इसलिए है क्योंकि भाषा के बिना भी संकेतों से दूसरे से व्यवहार करता है, भाषा पर अधिकार पाने के बाद ही सामाजिक बनता है। विचार प्रकट करने वाले और विचार को ग्रहण करने में भाषा का ज्ञान सहायक है या उपरोक्त सभी। तो समाजीकरण का महत्वपूर्ण पक्ष इसलिए भी है कि आप अगर बोल नहीं सकते तो संकेत से बता सकते हो ना, तो ए तो सही है। भाषा पर अधिकार पाने के बाद ही सामाजिक बनता है, ये भी सही है। जब आप बोलोगे तभी ना आप लोगों से मिलोगे-जुलोगे तब तो समाज में आओगे। और सी नंबर है विचार प्रकट करने और विचारों को ग्रहण करने में भाषा का ज्ञान सहायक है। तो तीनों सही है मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थी की उपलब्धि को मापना, मूल्यांकन जो है आप कमी को देखने के लिए कर सकते हो, उपलब्धि मापना तो कभी भी मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं दिया गया है। तो ए और बी दोनों गलत है। डी में देखिए शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ निकालना, तो गलती आप निकालोगे ही नहीं, तो डी भी गलत है। तो सी ही सही होगा कि सीखने वाली कमियों का निदान और उसका उपचार करना। उपलब्धि मापना मूल्यांकन का एक उद्देश्य है पर पूरा उद्देश्य नहीं है। केवल उन्नति लोगे तो वो सीमित दृष्टिकोण है और त्रुटि कभी नहीं निकालना है, आपको त्रुटि का कारण समझना है। नेक्स्ट है आकलन की उपयोगी और सहायक प्रक्रिया बनाने के लिए क्या होगा? अलग-अलग विद्यार्थियों को उपयुक्त प्रतिक्रिया देना, तो कभी भी आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है? उपयोगी और सहायक प्रक्रिया बनाना है तो अलग-अलग विद्यार्थियों को उपयुक्त प्रतिक्रिया नहीं दोगे। विद्यार्थी को सुविधा अनुसार अवसर देना ये हो सकता है, लेकिन पर्याप्त आंसर नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक और शैक्षिक तरीकों में क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से जानकारी प्राप्त करना या इसकी पुष्टि करने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो कठिन तकनीकी भाषा जो है वो आपकी शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा में नहीं होगी, तो डी भी गलत है। तो ज़्यादा सही क्या होगा? शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में अलग-अलग तरीकों से जानकारी प्राप्त करना। जब भी आप आकलन और मूल्यांकन वाले क्वेश्चंस देखोगे ना, तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे आंसर लगते हैं, हाँ, यही सही होगा, यही सही होगा। पर क्या होता है ना, आकलन का सकते हैं, तो कौन-सा क्या है हमको नहीं पता चल पाएगा ना। तो ज़्यादा करेक्ट आंसर जो 100% में से 98% जो लग रहा है आप उसको लोगे, 40-60 वाले को छोड़ोगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अंतःविषय अनुदेशन का सर्वोत्तम लाभ ये है कि विद्यार्थी को सीखे गए नए ज्ञान को बहु-संदर्भ अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रकरणों की विविधता जिनको पारंपरिक पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, से शिक्षकों के अभिभूत होने की संभावना कम होती है। तो इसमें देखिए आपका होता क्या है? अंतःविषय अनुदेशन। इसमें क्या होता है, अलग-अलग विषय के ज्ञान को आपस में जोड़कर पढ़ाया जाता है, जिससे विद्यार्थी किसी अवधारणा को एक विषय तक सीमित नहीं रखे, बल्कि अलग-अलग परिस्थितियों में सामान्यीकरण कर ले। जैसे हम भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो भूगोल में हम पढ़ा रहे हैं कि आपका कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर आपका ज़मीन, मैदान है, मैदान में कैसा क्षेत्र होता है, पहाड़ में बर्फ जमती है। फिर जब हम विज्ञान पढ़ाएँगे और वहाँ पर हम पढ़ाएँगे एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, तब हम बताएँगे कि पहाड़ों में बर्फ जमती है, तब वो विज्ञान को भूगोल से रिलेट करेगा। हम बोलते हैं कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान 2 अलग-अलग सब्जेक्ट है, पर वो कैसे रिलेट करता है। इतिहास में जब हम देखेंगे कि कैसे पुराने ज़माने में लड़ाइयाँ होती थी, तो वो लोग किन हथियारों का उपयोग करते थे, किस वजह से कैसे टेक्नीक लगा कर के उन्होंने चीज़ों को अपग्रेड किया, कैसे पहिए का आविष्कार हुआ। तो ये सब चीज़ें इतिहास में पढ़ के हम विज्ञान में जाते हैं, कैसे हम उसको अलग-अलग सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, ये होता है अंतःविषय अनुदेशन, ठीक है? तो इसमें आप पाठ योजना बनाने का काम कुछ करेंगे क्या?
नहीं होगा तो डी नंबर गलत है। अलग-अलग विभिन्न विषय क्षेत्रों में विशेष प्रकरणों के प्रति नापंदगी पसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है, तो ये भी नहीं है। प्रकरणों की विविधता जिन्हें पारंपरिक पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, शिक्षकों के अभिभूत होने की संभावना कम होती है। तो शिक्षकों के लायक, शिक्षकों के लिए ईज़ी हो, ऐसा कोई काम नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही गलत है। तो ए नंबर सही है कि जो नया ज्ञान है उसको वो बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करेगा और सामान्यीकृत करेगा, ठीक है। बी नंबर जो है शिक्षकों के अभिभूत होने की संभावना कम होती है, लाभ हो सकता है पर शैक्षिक लाभ नहीं है। विद्यार्थी अलग-अलग विषय लेंगे तो नापसंदगी कम करना कोई मतलब नहीं है और शिक्षक को लचीलापन हमको देना ही नहीं है। शिक्षक जितना रिजिड करोगे आप शिक्षक को उतना अच्छा है। आपको शिक्षक के लिए कोई काम ईज़ी नहीं करना है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ किसका उदाहरण है? कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र में एकेडमिक प्रगति को दर्शाने की विधि, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धियों के आकलन की वर्णन विधि या परीक्षा में उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो ग्रेडिंग, कोडिंग और अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली किसकी उदाहरण है? ये उदाहरण है विद्यार्थी की उपलब्धि को दर्ज और व्यक्त करने का तरीका, जिससे आप मूल्यांकन के परिणाम को व्यवस्थित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, वो सबसे करेक्ट आंसर है कि अधिगमकर्ता की उपलब्धि की आकलन का वर्णन विधि। कक्षा में बच्चों की स्थिति आप ग्रेडिंग, कोडिंग बता के नहीं बता सकते। ये थोड़ा बहुत हम बता सकते हैं पर इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं, ये आपका था आज का 48 क्वेश्चन जिसमें से 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। हमारी सीडीपी टेस्ट सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट में जाके मिलेगी। डेली 50 क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट आती ही है, डेली 50 क्वेश्चन का एक वीडियो। तो ऐसे करके हमारे 500 से 1000 क्वेश्चन लगभग रेडी हो चुके हैं क्योंकि मैंने लगभग 20 वीडियो बना दिया है। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी और अगर आप हिंदी साहित्य, हिंदी सब्जेक्ट आपका अगर शिक्षक भर्ती में है वर्ग 1 और 2 में, तो उसकी भी क्लासेस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी सजेशन हो कमेंट कीजिए। तो हमको हेल्प करना चाहते हैं हमारे वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो शिक्षक भर्ती की सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।